नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन साथी पे, जिसपे पिछले कुछ दिनों से हम लोग क्लास 12th का जो फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन है और उसका पहला चैप्टर जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीवों में प्रजनन है उसको पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसी में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं रीजनरेशन के बारे में, जिसमें एक टाइप का रीजनरेशन बता चुके हैं। और आज पढ़ते हैं जो सेकेंड टाइप का रीजनरेशन है, जिसे इपीमॉर्फोसिस कहते हैं। दूसरा जो टाइप्स है रीजनरेशन का एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये ऐसा रीजनरेशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है डिवाइड होकर के छोटे से टुकड़े में यदि टूट जाए तो बॉडी का कोई एक कटा हुआ पार्ट फिर से रीग्रो कर जाता है। यानी इस प्रकार के रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म के बॉडी का कटा हुआ छोटा टुकड़ा रीग्रो कर जाता है। जैसे यदि स्टार फिश की बात करें तो उसका यदि आर्म कट जाए तो वो फिर से रीग्रो हो जाता है। या लिजार्ड, हाउस लिजार्ड की बात करें तो उसका भी जो छोटा टुकड़ा होता है कटा हुआ, यदि टेल यदि कट जाता है तो कुछ टाइम बाद वो फिर से रीग्रो कर जाता है। तो ये हो गया आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इपीमॉर्फोसिस है, यानी रीजनरेशन का टाइप। तो इस प्रकार के रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म के बॉडी का कोई छोटा भाग के टूटने से पुनः वह रीग्रो कर जाता है। तो ये हुआ रीजनरेशन में एपीमॉर्फोसिस। मतलब इसमें यदि हाउस लिजार्ड की बात करें तो लिजार्ड का यदि पूंछ टूट जाता है तो वो फिर से रीग्रो कर जाता है, तो ये कहलाता है एपीमॉर्फोसिस। यदि हम इसको डायग्राम से देखें, ये स्टार फिश है, ये एक स्टार फिश दिखाया गया है, जिसमें यदि इसके आर्म की बात करें तो यदि ये आर्म यहां से कट जाए तो ये आर्म जो है ये यदि कट चुका है स्टारफिश का,
तो ये कटा हुआ जो आर्म है फिर से ये रीजनरेट कर जाएगा। ये एक नया आर्म बना लेगा। नया आर्म बना लेगा। यही कहलाता है आपको रीजनरेशन यानी एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस हो गया। अब है इसके बाद अगला टाइप एस्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु जनन, एस्पोरुलेशन जिसको कहते हैं। यदि हम बात करें किसकी, फंजाई की, तो उसमें अनफेवरेबल कंडीशन में एस्पोर का निर्माण होता है जो एक बीज के तरह कार्य करता है। और ये एस्पोर जो है जब फेवरेबल कंडीशन आता है, एस्पोरुलेशन जब होता है, एस्पोर फॉर्मेशन, तो वो एस्पोरेंजियम में बनता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आने के बाद एस्पोरेंजियम फटेगा, उससे छोटे छोटे प्रोपेग्यूल्स यानी एस्पोर बाहर निकलेंगे और वो जर्मिनेट करके नया पौधा यानी नया फंजाई जो है बनाता है। तो ये एक टाइप्स हो जाता है यानी प्रकार हो जाता है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एस्पोरुलेशन यानी एस्पोर फॉर्मेशन प्रक्रिया को एस्पोरुलेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्पोर बनने की क्रिया को एस्पोरुलेशन कहते हैं। एस्पोरुलेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, बीजाणु सूक्ष्म यानी कि जो एस्पोर होते हैं यह बहुत ही छोटा यानी सूक्ष्म एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर पतले या मोटी दीवार वाली प्रोपेग्यूल्स होते हैं। यानी यदि एस्पोर की बात करें तो यहाँ पे हम जो लिखे हैं एस्पोर बनने की जो क्रिया है, तो एस्पोर का मतलब एस्पोर हो जाता है, एस्पोर की यदि बात करें तो एस्पोर यदि आपसे पूछा जाए क्या है, तो एस्पोर जो है सूक्ष्म एक कोशिकीय पतले या मोटी दीवार वाली प्रोपेग्यूल्स यानी प्रवर्ध होते हैं, जो माइन्यूट होते हैं यानी सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक संरचना हो जाता है। ये फैलने वाली यानी ये डिस्पर्सिव होते हैं, जो नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ये डिस्पर्सिव होते हैं यानी ये फैल सकता है हवा के द्वारा। हवा के द्वारा जो है ये एक जगह से दूसरे जगह फैल जाएगा और ये नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। हवा के द्वारा ये फैलता है और ये जो है नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी नया ऑर्गेनिज्म जो है इसके द्वारा बनेगा। तो जैसे यदि बात करें एस्पोर फॉर्मेशन की क्रिया किसमें किसमें होता है, तो ये किंगडम है मोनेरा किंगडम, जिसमें सभी बैक्टीरिया आता है, और प्रोटिस्टा जिसमें प्रोटोजोवन, और शैवाल ये जो ऑर्गेनिज्म है, और उसके बाद फंजाई कवक में एस्पोर यानी बीजाणु एस्पोर का निर्माण होता है। तो याद रखना है आपको कि एस्पोर बनने की जो क्रिया है वो किसमें किसमें होता है। ये मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, शैवाल में और कवक में एस्पोर का निर्माण होता है। कुछ एस्पोर जो है गतिशील भी होते हैं और कुछ जो है नॉन मोटाइल होते हैं, यानी उसमें गति नहीं होते। तो कुछ मोटाइल होते हैं और कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। तो गतिशील यानी जो मोटाइल होगा, गतिशील बोले तो मोटाइल, जो मोटाइल होगा ऐसे एस्पोर को यानी बीजाणु को कहते हैं जू एस्पोर। याद रखिएगा, वे एस्पोर जो गतिशील होते हैं
ऐसे स्पोर को हम कहते हैं जू स्पोर। तो ये ध्यान देना है कि जू स्पोर बोले तो ऐसा स्पोर जो गतिशील होता है। अब जो स्पोर गतिशील नहीं होते हैं उसमें आ जाता है गैर गतिशील यानी नॉन मोटाइल। जो नॉन मोटाइल होगा, तो नॉन मोटाइल बीजाणु को विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे एस्पोरेंजियो स्पोर, कॉर्निडिया, ओइडिया, ईटीसी, क्लेमाइडो स्पोर, ये भी आ जाता है। तो हम पढ़ते हैं एक एक करके सबके बारे में। अब सबसे पहला है जू स्पोर, यानी फर्स्ट जो आपको पढ़ने के लिए है ये हो जाता है जू स्पोर। और जू स्पोर को क्या कहते हैं? जू स्पोर को मोटाइल स्पोर के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट है जू स्पोर, इसके बारे में जिसको मोटाइल स्पोर जो है कहते हैं, तो याद रखना है ये हो जाता है मोटाइल स्पोर। तो जू स्पोर को मोटाइल स्पोर के नाम से हम जानते हैं। अब यदि जू स्पोर की बात करें तो जू स्पोर जो है एस्पोरेंजिया क्या होता है? एस्पोरेंजिया का मतलब होता है वे संरचना जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं एस्पोरेंजिया का मतलब वे स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर का निर्माण होता है, जिसमें स्पोर का निर्माण होगा तो वो कहलाता है एस्पोरेंजिया। तो एस्पोरेंजिया जो हो जाता है, तो यदि हम जू स्पोर की बात करें तो इसमें जू, इसके लिए जू स्पोरेंजिया वर्ड यूज करते हैं। तो जू स्पोरेंजिया के अंदर उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकार के गतिशील फ्लैजेलेटेड बीजाणु है। यदि हम जू स्पोर की बात करें तो जू स्पोर जो है जू स्पोरेंजिया के अंदर बनने वाला एक गतिशील, यानी यह एक गतिशील संरचना हो जाता है। इसमें मोटेलिटी होता है, गतिशील और फ्लैजेलेटेड होता है, यानी इसमें जो है फ्लैजेला होता है जिसके द्वारा ये गति कर पाता है, तो गतिशील संरचना हो जाता है। ये आमतौर पर नेक्ड सेल वॉल, यानी इसके बाहर जो है सेल वॉल नहीं होते, बिना सेल वॉल के होते हैं। ये सब बाहर से बिना सेल वॉल से घिरे होते हैं। फ्लैजेला जलीय आवास में तैरने में मदद करता है। अभी बताए कि जू स्पोर जो है एक मोटाइल स्पोर है, इसीलिए जू स्पोर का काम हो जाता है ये इसको जलीय आवास में जो एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट की यदि बात करें तो ये एक्वेटिक हैबिटेट में इसको हेल्प कर रहा है तैरने में, स्विमिंग करने में, तो मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट है जू स्पोर के द्वारा प्रजनन कुछ कवक, जैसे अब किसमें होता है, इसका एग्जाम्पल जो है ध्यान रखना है, जू स्पोर के द्वारा किसमें आ जाता है। तो सबसे पहला हो जाता है फाइकोमैस्टीज, दूसरा हो जाता है एस्पोरेलेंजिया, उसके बाद एल्ब्यूगो और फाइटोथेलोरा, उसके बाद है आगे क्लेमाइडोमोनास। तो ये कुछ ऑल्थोरिक्स भी हो जाता है, ऑल्थोरिक्स। ये कुछ आपको पंजा दिखाया गया है जिसमें जू स्पोर के द्वारा स्पोरुलेशन यानी बीजाणु जनन की क्रिया होती है। इसमें यदि स्पोर बनेगा तो उसका नाम होगा जू स्पोर। नेक्स्ट है, ये देखिए डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम से इसको दिखाया गया है। ये आपको दिख रहा है
ए वाला जो है वो जूस्पोर को दिखाया गया है। तो सब पहला जो है ये क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर होता है, तो यहाँ पे दिखाया गया है जूस्पोरेंजिया में ये छोटे छोटे जूस्पोर बन रहा है, और इसका ये फ्लेजेला ये दिखाया गया है, समझ गए। अब उसके बाद जो है बी में ये दिखाया गया है कॉनिडिया, ये कॉनिडिया है। इसका जो ऊपर वाला रीजन होता है उसकी जिसको हाइफे कह देते हैं, तो हाइफे जो है इसके हाइफे के कॉन्स्ट्रिक्शन यानी ये जो है जैसे पॉच लाइक बनते जाता है, जैसे 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 जितना पॉच बनते जाएगा और ये टूट करके जो है कॉनिडिया का निर्माण कर देता है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है आपको, फिर जो है सी नंबर में ये राइजोपस दिखाया गया। इस तरह से अन्य डी में जो है दिखाया गया आपको ओइडिया, और फिर एस्पोरेंजियोस्पोर दिखाया गया है ये। तो ये इसके फटने से कितने सारे एस्पोरेंजियोस्पोर एक बार में जो है बाहर निकल रहा है। तो ये डायग्राम जो है सारा स्पोर को दिखाया गया है इसके थ्रू, तो ये डायग्राम ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कॉनिडिया। कॉनिडिया क्या होता है अभी बताए, कॉनिडिया क्या। पेनिसिलियम एक फंजाई है, याद रखिएगा, पेनिसिलियम जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया गया था। और अन्य एस्कोमाइसिटीज में इसका एग्जांपल हो गया कॉनिडिया के द्वारा। यदि आपसे पूछा जाए कॉनिडिया के द्वारा किसमें जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो कॉनिडिया के द्वारा हो जाता है पेनिसिलियम में, या करेक्ट कर लीजिएगा पेनिसिलियम होगा, पेनिसिलियम पेनिसिलियम में। और उसके बाद एस्कोमाइसिटीज जो है इसमें हो जाता है। कॉनिडिया नॉन मोटाइल होते हैं, एक केवल याद रखना है मोटाइल में वो जूस्पोर हो गया, तो ये नॉन मोटाइल है जो क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिला था। ये नॉन मोटाइल जूस्पोर हो जाता है जो विशेष कर हाइफल शाखाओं की नोक पर संकुचन के द्वारा श्रृंखला में उत्पन्न होते हैं। तो ये संकुचन के द्वारा जो है श्रृंखला में बनते हैं, जिसे कॉनिडियोफोरस कहा जाता है। यानी कॉन्स्ट्रिक्शन से जो है ये, जैसे यदि हम बात करें तो ये एक पहले आपको हो जाता है ये एक लंबा सा ये संरचना हो गया। अब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जैसे ये पहले इतना कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ये इसे संरचना बन गया ये। फिर इसके बाद जो है इसमें ये कॉन्स्ट्रिक्शन कंटिन्यू रहेगा, ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा। और आगे ये फिर और देखेंगे तो ये इस तरह से फिर आगे इसका कॉन्स्ट्रिक्शन कंटिन्यू रहेगा, और ये जितने सारे कॉन्स्ट्रिक्शन में बढ़ते जाएंगे उससे नया जो है कॉनिडियोफोर बनेगा, और उसी श्रृंखला में जो उत्पन्न होता है ये कॉनिडियोफोर जो एक्सोजिस यानी बाय एक्सोजिनसली होता है। और इसी संरचना को यदि एक है यानी एक एक अलग हो रहा है तो ये कॉनिडिया कहलाए, जो पेनिसिलियम में होता है। अब बात करते हैं ओइडिया की, जो नेक्स्ट है वो है हमारा ओइडिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं ओइडिया क्या है। कुछ कवक जैसे एगेरिकस जो है कवक है, यदि एगेरिकस की बात करें तो इसमें जो है हाइफे कई छोटी छोटी पतली दीवार वाले टुकड़ों में टूट जाते हैं। कई छोटे छोटे पतले दीवार वाली जो है संरचना में ये ब्रेक कर जाएगा, और जिसे ओइडिया कहते हैं, ओइडिया कहा जाता है। ये आमतौर पर मतलब ये जनरली जो है ये जनरली एक्स्ट्रा पानी, शुगर और कुछ लवणों की स्थिति में होता है। यानी ये फंजाई में जनरली बनता है, ओइडिया वाला जो स्टेज होता है। तो ये यदि एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर है, चीनी है, शुगर है या लवण है, तो ऐसे स्थिति में ओइडिया का निर्माण होता है, और बहुगुणित यानी मल्टीप्लाई होकर के ये ठोस और ये हाइफे यानी छोटे छोटे हाइफे
को जन्म देता है, हाइफे का निर्माण होता है जिसके द्वारा नए जीव यानी एगेरिकस में इसके द्वारा प्रजनन होगा। तो ओइडिया के लिए एग्जाम्पल तो याद रखना है आपको, एगेरिकस में ओइडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है एस्पोरेंजियोस्पोर। एस्पोरेंजियोस्पोर, ये एस्पोरेंजिया के अंदर उत्पन्न होने वाला नॉन मोटाइल बीजाणु, ये भी नॉन मोटाइल है एस्पोरेंजियोस्पोर, जो एस्पोरेंजिया में बनता है। एस्पोरेंजियोस्पोर को इंडोस्पोर भी कहते हैं, ये याद रखना है आपको कि जो एस्पोरेंजियोस्पोर है इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको इंडोस्पोर कहा जाता है। ये आमतौर पर हवा में फैलने वाले, ये डिस्पर्सल भी होते हैं, यानी हवा के द्वारा ये फैल सकता है, यानी डिस्पर्सिव नेचर के ये होते हैं कि हवा के द्वारा जो है ये फैल जाएगा। तो ये हो गया आपको अलग अलग प्रकार के एस्पोर फॉर्मेशन के टाइप्स, जिसमें हम पढ़े जियोस्पोर, एस्पोरेंजियोस्पोर, उसके बाद ओइडिया, कोनिडिया, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। अब नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास पढ़ने के लिए, और इसका एग्जांपल देख लीजिए, राइजोपस और म्यूकर हो जाता है एस्पोरेंजियोस्पोर का। अब नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यदि हम बात करें तो हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट प्रकार है। यानी सारा प्रकार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये लास्ट बचा कौन सा, वो हो जाता है आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या जिसको वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन क्या होता है समझिए। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं, कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन कहते हैं। तो ये सामान्यतः पौधे में, यानी मुख्यतः जो है ये पौधों में देखने को मिलता है। तो अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसे पौधे के लिए अधिक यूजफुल है जिस पौधा में फ्लावर नहीं खिलते हैं, यानी फ्लावर यदि नहीं खिलेगा तो ऐसे पौधे में रिप्रोडक्शन जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। लेकिन ये लिमिट नहीं है कि ये केवल बिना फूल वाले पौधे में भी होगा, ये फूल वाले पौधे में भी होता है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रकार है कायिक प्रवर्धन, ये फूल वाले पौधे के लिए भी है और बिना फूल वाले पौधे के लिए तो ये है ही है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब हो जाता है ऐसा रिप्रोडक्शन या ऐसा अलैंगिक प्रजनन जिसमें नए पौधे का निर्माण, यानी इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में नए पौधे का निर्माण पौधे के रूट यानी जड़, स्टीम यानी तना, तथा लीफ के द्वारा होता है। जैसे ब्रायोफाइलम का एक पौधा आप लोग नाम सुने होंगे, जिसमें लीफ के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। तो नया पौधा जो है ब्रायोफाइलम में लीफ के द्वारा बनता है। तो अब ध्यान दीजिए, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपैगेशन। मतलब हुआ कि ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पौधे के जड़, तना और पत्ती यानी रूट, स्टीम और लीफ के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। तो यह कहलाता है कायिक प्रवर्धन। यानी पौधा में रूट, स्टीम तथा लीफ के द्वारा नए
पौधे का बनना वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहलाता है। ये हो गया आपको वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। अब यदि हम इसके टाइप्स की बात करें, प्रकार की, तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है नेचुरल और दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल, जिसमें नेचुरली रूट स्टेम के द्वारा और आर्टिफिशियल ह्यूमन इंटरफेरेंस के द्वारा होगा, तो इसको हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अगले क्लास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।